सादर जय गुरुदेव। स्वागत है आपका वैज्ञानिक चैनल मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराधे। श्रीमद् भागवत पुराण में राजा कैसा हो, प्रजापालक कैसा हो, नरेश कैसा हो, इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में शायद पंचम या छठे स्कंद में इसका बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा वर्णन किया है। बहुत स्पष्ट शब्दों में उसमें यह लिखा गया है कि ऐसा राजा जो प्रजा का हित और अहित को ताक पे रखकर सत्ता लोलुपता का शिकार हो जाए, जिसके राज्य में स्त्रियां असुरक्षित हो, जहाँ पर जो बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं, जो बहुत मूलभूत सुविधाएं जो है जिनका अभाव हो जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम सारी जो चीजें हो, किसान जिसके राज्य में प्रसन्न नहीं हो, जहाँ पर पावर के लिए, कुर्सी के लिए, धन के लिए, अपने स्वयं के ऐश्वर्य के लिए, जहाँ पर स्वार्थ परक सारे कार्य किए जाते हों, ऐसे राजा का समूल नाश हो जाता है। ऐसा राजा जो प्रजापालक हो, जिसके राज्य में किसानों से लेकर व्यापारी और तमाम सारे जो लोग हैं, पूरी प्रजा जो है प्रसन्न रहती हो, महिलाएं सुरक्षित रहती हों, बच्चों का भरण पोषण प्रॉपर हो रहा हो, जहाँ पर जिनका शरीर सौष्ठव अच्छा हो बच्चों का, इस तरीके से जहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाता है, ऐसे राजा वर्षों तक राज्य पर शासन करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, बिना किसी के नाम ली आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। ये भारतवर्ष के लिए दुखद है, कोई बहुत अच्छी घटना ये नहीं है। कोरोना जैसी महामारी का आना भी कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति अपने आप को रिफ्रेश कर रही है। पहले ये देखा था मैंने कि प्रकृति अपना निर्णय लेने में, लोगों को सुधारने में थोड़ा समय लेती थी। वो खुद ही अवसर देती थी कि मानव है, मनुष्य का बच्चा है, हो सकता है ये सुधर जाए, आत्मचिंतन कर ले, आत्मावलोकन कर ले। लेकिन अब वो ज़्यादा समय नहीं देती, वो तत्काल रिटर्न देती है, तत्काल परिणाम उनको भुगतने होते हैं। खैर, हम लौट कर आते हैं मुद्दे पर कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें सत्ता पक्ष सत्ता में रहेगा या विपक्ष सत्ता में आएगा, किसको कितने सीटें मिलेगी, इसके बारे में भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मुद्दा अलग रहेगा, आज हमारा जो विश्लेषण का तरीका है वो अलग रहेगा। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली के माध्यम से। जिस वक्त मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया, उस समय स्थिर लग्न थी वृषभ, जिसके लग्नाधिपति जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, लग्नेश। नक्षत्र स्वामी जो है वो सूर्य होते हैं और राशि मंगल उस राशि के स्वामी होते हैं। अब लग्न में यदि देखें तो राहु देव जो हैं वो वृषभ लग्न में चल रहे हैं, वृषभ राशि में चल रहे हैं, मतलब वो लग्न में उपस्थित हैं वो। दूसरा, चंद्रमा भी आज वृषभ राशि में ही है। तो राहु ने चंद्रमा के साथ एक ग्रहण दोष का निर्माण किया है, ग्रहण योग बनाता है। किंतु शुक्र स्थिर लग्न का आना कहीं ना कहीं ये बहुत श्योर कर देती है। वृषभ लग्न जो है इसको बहुत अच्छा माना जाता है इलेक्शन के लिए, कोई नया व्यापार व्यवसाय, नौकरी ज्वाइन करने के लिए, किसी व्यापार व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, प्रतिष्ठान को प्रारंभ करने के लिए स्थिर लग्न को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, खास करके वृषभ को। तो स्थिर लग्न है, इसलिए स्थितियाँ तो सुखद है। जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी मतलब वापस सत्ता में रहेगी स्थायी रूप से, लेकिन ग्रहण लग जाना कहीं ना कहीं ये शो करता है, ये दिखाता है कि बीजेपी में ही कहीं ना कहीं भीतरघात हो सकती है, इसकी बराबर संभावना है। एक चीज। दूसरे जो चीजें हैं, दूसरे जो पहलू हैं, उन पर यदि हम विचार करें तो नक्षत्र स्वामी जो है वो सूर्य होते हैं और राशि के जो स्वामी है वो मंगल होते हैं। अब नक्षत्र स्वामी सूर्य मतलब क्या हुआ कि ग्रहों के राजा, ग्रहाधिपति जो है वो सूर्य, वो नक्षत्र के स्वामी हो गए, और राशि स्वामी जो है वो मंगल।
तो राजा नक्षत्र के स्वामी और राशि के स्वामी मंगल हो गए, मतलब राजा और महामंत्री, मंगल जो है उनको महामंत्री कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न कुंडली में साथ साथ बैठे हुए हैं स्थिर लग्न की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली है। तो मतलब हम ऐसा मान के चलें कि बीजेपी का मध्य प्रदेश में शासन रहना लगभग तय है। एक चीज, अब ग्रहण दोष की यदि हम बात करें जो लग्न में बना हुआ है, लग्न का ग्रहण दोष भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को हानि पहुंचाता है। सरकार की जो छवि है वो निस्संदेह खराब होगी, ये तय है। किसी भी माध्यम से हो उनके बीच में कोई फूट हो, जो भी भीतर घात हो जाए, जो भी हो, जैसा भी हो, या बातचीत करने का जो उनका तरीका है, कोई ऐसे शब्द मुंह से निकल जाए जो नहीं निकलना चाहिए था। राहु जो होता है वो सामान्यतः विष को दिखाता है, वो विष का द्योतक है वो। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकल जाएं जो कि नहीं निकलना चाहिए, जो कि इनको चुनाव में नुकसान दे जाए। एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना ये है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग भीतर घात कर जाए, विरोध कर जाए, विद्रोह कर जाए। इस टाइप की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं करूंगा। अब हम आते हैं 3 तारीख जिस रोज चुनाव होना है। उस दिन सूर्योदय के समय की यदि हम लग्न बनाते हैं तो तुला लग्न होती है, नक्षत्र रोहिणी होता है। जो लग्नेश तुला लग्न के जो स्वामी हैं, तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं। पुनः रोहिणी नक्षत्र या नक्षत्र स्वामी चंद्रमा होते हैं और राशि जो होती है वो वृषभ आती है। तो मतलब वो लग्नेश लग्नाधिपति और राशिपति दोनों शुक्र हो गए। शुक्र का एक स्वभाव होता है, वो एकमात्र ऐसे यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एकमात्र ऐसे गुरु थे जिनको की संजीवनी विद्या आती थी और बृहस्पति से ज्यादा विद्वान माने गए थे। लेकिन चूंकि वो गलत लोगों के साथ थे इसलिए उनको कोई बहुत अच्छा प्रतिष्ठित स्थान उनको नहीं प्राप्त हो पाया। तो शुक्र ऐसी चेष्टा करते हैं कि उनके पक्ष के जो लोग हैं वो राजा बने, और एक बार तो राजा बनाते हैं। बलि के बारे में बलि की जो कथा है वो आपने सुनी होगी। तो बलि को उन्होंने स्वर्गाधिपति बना दिया था, और ये वही बलि है जिससे भगवान ने 3 गज भूमि मांगी थी, वही बलि है। परिघ योग होता है। परिघ योग जो होता है वो ज्ञान को शो करता है। परिघ योग में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी स्वयं की हरकतों के कारण परेशान रहते हैं। तो 3 तारीख को जब इलेक्शन होना है, जब चुनाव होना है, उसके यदि हम बात करें तो शुक्र जो है वो लग्नाधिपति होते हैं और राशिपति भी शुक्र होते हैं। तुला लग्न की कुंडली होती है और राशि जो है उस कुंडली की वृषभ होती है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का होता है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं इस समय अपनी चालाकी कर पाएंगे। मतलब ये कि शुक्र जो है वो जो उनकी चेष्टाएं वो उसको पूरा कर पाएंगे, जो उनका अभिष्ट है उसको पूरा कर पाएंगे। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी रिपीट होगी। दूसरा परिघ योग है, इसलिए संभावना ये है कि बहुत बुद्धिमानी के साथ ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। इस इलेक्शन में शाम दाम दंड भेद सारी चीजें लगी जाएगी और इसमें धन का काफी बड़े स्तर पर इस्तेमाल होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। शुक्र है, शुक्र जो है वो वैभव को दिखाता है, भौतिकता को दिखाता है। परिघ योग है 3 तारीख को, इसलिए ऐसी भी संभावना है कि इस इलेक्शन में 3 तारीख को हो सकता है कुछ झड़प हो जाए, कुछ उठापटक हो जाए, कुछ लूटपाट हो जाए, ऐसी भी संभावनाएं बनती है। अब हम आते हैं जिस रोज परिणाम आना है 10 नवंबर को। 10 नवंबर की यदि हम बात करें, फिर से लग्न सूर्योदय का जो समय है वो मैं लेके चल रहा हूं। तो लग्न तुला होती है, नक्षत्र मघा होता है जिसके स्वामी केतु होते हैं, और राशि सिंह होती है जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। वज्र क्षमा कीजिए, यदि हम योग की बात करें तो इंद्र योग होता है। ये तो तय है कि परिणाम आएगा, जो भी जिसका भी नंबर ज्यादा होगा वो इंद्र के समान राजा बनेगा। तो वो ये जो दिन है राजा बनाने के लिए योग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने शायद ये तारीख तय की है कि इस दौरान इंद्र जो है राजा जो बनेंगे वो इंद्र के समान ही बनेंगे, और इंद्र के समान राजा बनेंगे। इंद्र जो थे वो गुणी थे, सुंदर थे,
रंगीन मिजाज थे और जिनके साथ बहुत विरोध के बाद भी लोग बाग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो सत्ता में रहेंगे। तो अब आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा कि ऐसा किस दल में कौन हो सकता है। तो शुक्र लग्नाधिपति होते हैं, राशि पति सूर्य होते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा है, इसलिए शुक्र चाहे जो भी हो लेकिन फिर भी राजा की बात वो मानेंगे, वो भले ही देते गुरु हो लेकिन तब भी। मघा नक्षत्र इसके स्वामी केतु होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केतु राहु का दूसरा पार्ट जरूर है, लेकिन उनके अंदर राहु जैसा कोई दुर्गुण नहीं है। वो जिसके साथ होते हैं, जिस ग्रह के प्रभाव में आते हैं, वो वैसा ही परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। एक चीज। दूसरा, केतु कहीं ना कहीं इंटरनल इंजुरी को दिखाता है। तो जब ये परिणाम आएगा 10 तारीख को, उस दौरान वो व्यक्ति जिसको मध्य प्रदेश का राजा बनाना है, उसको कोई ना कोई इंटरनल इंजुरी जरूर होगी। उसको कोई ना कोई इंटरनल इंजुरी होने की भी संभावना है, या तो इस दौरान हो जाए इलेक्शन के दौरान, या उससे पहले से ही ऐसा कुछ हो। ये मैंने आपको बताया कि जो उपचुनाव है उसके परिणाम किस किस तरीके से कैसे कैसे हो सकते हैं। अब हम सीटों की यदि हम बात करें तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को जो सीटें मिलना है वो 2 अंकों में मिलेगी और कांग्रेस को जो सीटें मिलना है वो 1 अंक में मिलेगी। एक चीज। दूसरा, लग्न में जो एक ग्रहण दोष जो बना हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन 3 नवंबर और 10 नवंबर दोनों की यदि हम तुलनात्मक अध्ययन यदि करके देखें तो ज्यादा संभावना जो है वो बीजेपी के सत्ता में लौट के आने की है। दोनों का बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन करके भी यदि निकाला जाए तब भी मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 17 सीटें जो है वो बीजेपी लेकर आएंगी और बाकी जो है 28 में जो भी शेष रह जाती है वो जो सीटें हैं वो कांग्रेस लेके आएगी। ऐसा यदि इनका तुलनात्मक रूप से हम कंक्लूजन करें तो, कंपेरेटिवली यदि हम कंक्लूजन पर पहुंचे तो, और मोटी मोटी यदि बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है 1 अंक में जाएगी और बीजेपी जो है 2 अंकों में सीट लेकर आएगी। तो ये था हमारा चुनाव पर विश्लेषण। निस्संदेह आपको पसंद आया होगा। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए आने वाले वीडियो के लिए। तब तक के लिए सदर जय गुरुदेव।